तहे दिल से बहुत स्वागत करती हूं, क्योंकि आज का दिन सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक क्रांति है, एक नई सोच, नई ऊर्जा और एक नए भारत के निर्माण का संकल्प है। जी हाँ, फर्स्ट इंडिया न्यूज कर रहा है ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन और हम सभी आज साक्षी बन रहे हैं उस सोच को लेकर जो हमारे पर्यावरण, हमारी धरती और आगे आने वाली पीढ़ियों को समर्पित है। हवाओं का रुख अब बदलने लगा है, जमीन की चुप्पी भी कुछ कहने लगी है। सूरज की रोशनी अब सिर्फ रोशनी नहीं, ये भविष्य की ऊर्जा बन बहने लगी है। जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत कीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा आज के युग की सबसे अनिवार्य और आवश्यकता हम सभी के लिए बन चुकी है। बिना बिजली के हम ना तो विकास की बात कर सकते हैं, ना आत्मनिर्भरता की, लेकिन जिस ऊर्जा पर आज तक हम निर्भर रहे हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोयला की, वो न केवल सीमित है बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर संकट भी बन चुकी है, संकट का कारण बन चुकी है। और अब समय आ गया है कि हम ऊर्जा की दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि वो दौर गया जब अंधेरे को तकदीर समझा जाता था, वो दौर गया जब अंधेरे को तकदीर समझा जाता था। अब सूरज को छूने की जिद हम सब की तासीर बन चुकी है। और दोस्तों, जब राजस्थान की हम बात करते हैं, जहां सूर्य देवता सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, अब ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। राज्य सरकार और राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जिस तरह से नई शुरुआत की गई योजनाओं की, जिसमें अगर हम जिक्र कर लें कि पीएम कुसुम योजना है, किसानों को सौर पंप प्रदान करने की योजना हो, और सिर्फ यही योजना ही नहीं बल्कि डिजिटलीकरण के मिशन में भी हमने अहम कदम आगे बढ़ाया है। और राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में अगर हम बात करें 142 गीगावाट क्षमता के साथ देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो चुका है। 13 बायोगैस संयंत्र स्थापित हो चुके हैं और 6 और निर्माणाधीन है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है बल्कि हमारी बदलती सोच और हरित भविष्य की बुनियाद है। तो आज यहाँ हम चर्चा उन संभावनाओं पर करेंगे जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को नई दिशा देगी, जहां एक्सपर्ट्स अपने अनुभव साझा करेंगे, नवाचार साझा करेंगे, ताकि राजस्थान और भारत बने सस्टेनेबल फ्यूचर के लीडर। और सिर्फ यहां चर्चा ही नहीं होगी, इस मंच पर हम उन प्रेरणादायक प्रतिभाओं का भी सम्मान करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जुनून से ग्रीन एनर्जी सेक्टर में लाया है सकारात्मक परिवर्तन, जो सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें साकार करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं हमारे कॉन्क्लेव का, क्योंकि ये हमारे आपके भविष्य के लिए है, हमारी अगली जनरेशन के लिए है, और उसे बेहतर बनाने के लिए भूमिका हमारी और आपकी सबकी बन जाती है, न सिर्फ इस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की। और क्योंकि राजस्थान है, हमारी तो संस्कृति रही है मेहमानों के स्वागत के साथ, और सभी मेहमान मंच पर मौजूद हैं और मैं शुरुआत करना चाहूंगी। और सबसे पहले मैं आग्रह करूंगी हमारे CEO एंड मैनेजिंग एडिटर श्री पवन अरोड़ा जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि श्री हीरालाल नागर जी का बुके भेजकर, मोमेंटो भेजकर उनका स्वागत करें, क्योंकि ये जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जो नवाचारों की हम बात कर रहे हैं, उसमें राजस्थान अग्रणी है। और वो सिर्फ इसलिए कि जब लीडर सक्षम हो, नवाचार कर रहा हो और उस पर हम आगे बढ़ रहे हो, तो सफलता मिलना भी तय है, और राजस्थान कम से कम ये उदाहरण बनकर पेश भी कर रहा है। श्री कालीचरण सराफ जी का स्वागत मैं चाहूंगी पवन सर आप करें, बुके भेजकर। MLA मालवीय नगर श्री कालीचरण सराफ जी। हमारे बीच में डॉक्टर कैलाश वर्मा जी भी है, MLA बगरू, बहुत स्वागत है आपका भी कैलाश जी। और मैं चाहूंगी पवन सर कैलाश जी का भी स्वागत करें, क्योंकि आप सभी की उपस्थिति इस कार्यक्रम को बेहद खास बनाती है, एक एक शख्स की मौजूदगी इसे अहम बनाती है। हमारे बीच में गोपाल शर्मा जी भी हैं, ऑनरेबल MLA सिविल लाइंस जयपुर। मैं चाहूंगी पवन सर स्वागत करें श्री गोपाल शर्मा जी का। बहुत अहम भूमिका इन जनप्रतिनिधियों की रहती है, और खासतौर से जब हम राजधानी जयपुर की बात करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर राजेश शर्मा जी भी मौजूद हैं। राजेश शर्मा जी चेयरमैन राजस्थान एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन जयपुर। और मैं चाहूंगी पवन सर आप बुके भेजकर स्वागत करें राजेश जी का। हमारे साथ जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी है, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज में। चाहूंगी जिनेन्द्र जी आप वेलकम करें नथमल डिडेल जी का, MD RRVPNL जयपुर। देखिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। राजधानी जयपुर में बैठकर हम जब इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं, आप सबकी मौजूदगी से ही ये खास बन रहा है, तो अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए तालियों के साथ। और मैं चाहूंगी
कि ओम प्रकाश कसेरा जी का भी स्वागत जिनेन जी करें। बहुत स्वागत है सर आपका। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जी को भी। विकास जी मंच पर आए। नितिन अग्रवाल जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, सीईओ हैं। माफ कीजिएगा, श्रुति भारद्वाज जी भी हमारे साथ हैं। और मैं चाहूंगी कि विकास जी आप श्रुति जी का स्वागत करें, क्योंकि श्रुति जी की खासियत है कि कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन जब विनम्र अनुरोध होता है हमारे कार्यक्रम को खास बनाती हैं अपनी उपस्थिति के साथ। बहुत स्वागत है श्रुति जी आपका भी हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। और मैं चाहूंगी कि विशाल अमन जी भी, आशीष अमन जी हमारे साथ, आशीष अमन जी मंच पर आए, सेल्स हेड। और स्वागत करें नितिन अग्रवाल जी का, सीईओ राजस्थान सोलर एसोसिएशन। जोरदार तालियां, क्योंकि जब हम ग्रीन एनर्जी की और सोलर सेक्टर की बात करते हैं तो ये कुछ अहम चेहरे हैं जो इसे आगे ले जाने में मदद करते हैं। और मैं जिनेन जी से भी अनुरोध करूंगी कि पवन सर का स्वागत करें, क्योंकि ये उन्हीं का विजन रहा है कि हम हर सेक्टर में बात करते हैं, सोलर एनर्जी भी क्यों नहीं, और एक ऐसा मंच होना चाहिए जिस पर हम चर्चा कर सके, सभी खास लोगों की मौजूदगी रहे और सुझाव साझा कर सके। मैं दिनेश माथुर जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी, बिजनेस हेड, वो आए और जिनेन सिंह शेखावत जी का स्वागत करें, हमारे सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़। क्योंकि जब हम एडिटोरियल टीम की बात करते हैं तो बेहद अहम हो जाता है एडिटर का रोल, और उसे बखूबी जिनेन जी निभा रहे हैं। जोरदार तालियां। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आगे जुड़ेंगे, लेकिन जब हम फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल की बात करते हैं तो आखिर ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है। देखिए, कहते तो है कि टीम है, हम लगातार, नाम हमारा फर्स्ट इंडिया है तो फर्स्ट रहना हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है, लेकिन टीम वर्क बेहद अहम होता है। और जिस तरह से पवन सर के नेतृत्व में नित नवाचार हो रहे हैं, नए नए आयोजन हम करते हैं, नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इन सब के बीच भी हम भूलते नहीं हैं जनता से सरोकार रखना, फिर चाहे वो खास हो या आम हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फर्स्ट इंडिया को बेहद अलग बनाती हैं, उसकी भी झलक हम आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही साथ एक ऐसे शो की झलक भी मैं दिखाना चाहूंगी आपको जो न्यूज़ की दुनिया से थोड़ा अलग है, जहां जानकारी के साथ अंतर्दृष्टि जुड़ती है और भविष्य की हलचल बनती है आज की चर्चा। मैं बात कर रही हूं द जीएसटी शो की। तो एक झलक इन दोनों पर ही, एवी प्लीज। आखिर कैसे सच हुई द जीसी शो की भविष्यवाणियां? एनडी है ना 30 सीटों के साथ में, लगभग 30-35 सीट, तो मोदी इज अगेन द प्राइम मिनिस्टर। जनता दल यूनाइटेड श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। जो लोग मन में अगर आकांक्षा लेके बैठे विपक्ष के या कांग्रेस के या टीएमसी के किसी के कि 250 से मोदी नहीं आएगा, तो भूल कर रहे हैं। टुडे इंडिया। और सीधा रुक करते हैं ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 का। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा संबोधित करें, सुनिए सर। अभिवादन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में एक खास मकसद है, पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण करने की चिंता करने वाले सभी महानुभाव आज यहाँ मौजूद हैं। आप सब लोगों के लिए तालियां एक बार। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय हीरालाल नागर साहब यहाँ हैं, जो कि राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं, नित नए प्रयोग करते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में ये पहली बार देखने सुनने में आया है कि ऊर्जा कंपनियां घाटे से निकल करके फायदे की ओर जा रही हैं। तो ये निश्चित तौर पे आपके जो रेगुलर मॉनिटरिंग है, आपका जो विजन है और मुख्यमंत्री जी का जो इनको सहयोग है, उसकी वजह से हो रहा है। साथ ही बिजली कंपनियों के जो अधिकारीगण यहाँ बैठे हैं, ओम प्रकाश कसेरा जी, नथमल डिडेल जी, आरती डोगरा जी कुछ समय में आएंगी। मैं उन लोगों को भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में इतना अच्छा काम हो रहा है। हमारे बीच आदरणीय कालीचरण सर्राफ साहब मौजूद हैं, बहुत वरिष्ठ, बहुत अनुभवी राजनेता, तो क्या कहें, आम जन के नेता हैं, आम जन से जुड़े रहते हैं। और इनके घर पे आप जाके देखिए तो हर समय अपने क्षेत्र के लोगों से और बाहर के लोगों से घिरे रहते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान में अभी भी लगे रहते हैं। कैलाश वर्मा जी हैं, बगरू एमएलए साहब,
आप भी निरंतर ग्रामीण क्षेत्र में इतने ज़्यादा सक्रिय हैं जितने शायद बहुत कम एमएलए साहिबान होते होंगे, और बहुत योगदान आपका ख़ास तौर पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में और रूरल एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में रहा है। गोपाल शर्मा जी हैं, तो गोपाल शर्मा जी को मैं कह रहा था कि आपने कम समय में ही जयपुर शहर में हिंदुत्व के चेहरे के रूप में एक पहचान बना ली है, और उसके लिए भी आपको साधुवाद है। हमारे बीच डॉक्टर राजेश शर्मा, आप रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और अभी चेयरमैन विद्युत नियामक बोर्ड हैं। आपका अनुभव और इस क्षेत्र में जो आपकी रुचि है उसको देखते हुए आज आपको यहाँ आमंत्रित किया गया है। आपका जब उद्बोधन होगा तो ज़रूर हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति भारद्वाज जो कि CMD RCDF हैं, सरस बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, वो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। कुछ समय पहले भारत के केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने भी RCDF की सराहना की थी और श्रुति जी को एक पुरस्कार से नवाजा था, जिसमें खास तौर पे ग्रीन एनर्जी के फील्ड में सरस क्या काम कर रहा है, कैसे इनके जितने चिलिंग प्लांट हैं और इनके मिल्क कलेक्शन सेंटर्स हैं उन सब में सोलर का काम हो रहा है, कैसे फ्लेक्सी बायोगैस प्लांट लग रहे हैं। 1000 फ्लेक्सी बायोगैस प्लांट सरस लगाने वाला, जिसमें से मैं समझता हूँ 250 के आसपास प्लांट्स अभी लग चुके हैं। सोलर एनर्जी के जो एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी हमारे बीच बैठे हुए हैं और उनके चेयरमैन कुछ समय में हमारे आएंगे। नितिन जी यहाँ हैं, मैं आप सबका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। आज का दिन वैसे भी खास है, ईद का मुबारक दिन है और साथ ही हमारे अपने फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर की 6th एनिवर्सरी भी है। आप सबके सामने ये अखबार पड़ा हुआ है। फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर के आज 6 साल पूरे हुए हैं। आप सब लोगों के सहयोग से, आपके प्यार से पूरे हुए हैं। मैं इसके लिए भी आप सबका धन्यवाद करता हूं। और इसी मौके पे एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि अब फर्स्ट इंडिया समूह जो है वो विस्तार कर रहा है। पहले लोग समझते थे कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल का मतलब फर्स्ट इंडिया है, लेकिन 6 साल पहले उसमें अंग्रेज़ी अखबार जुड़ा। करीब 1.5 साल पहले एक OTT प्लेटफॉर्म फर्स्ट इंडिया प्लस वो इसमें जुड़ा, जिसमें आपकी सभी तरह की मनोरंजन की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। वो हर तरह के गूगल पे और एप्पल आई स्टोर पे सब पे मौजूद है। और कुछ ही समय पहले, लगभग 6-7 महीने पहले, हमने एक हिंदी अखबार, सच बेधड़क हिंदी दैनिक अखबार, उसका भी अधिग्रहण कर लिया और अब उस अखबार का प्रकाशन भी फर्स्ट इंडिया समूह कर रहा है। तो 4 चीज़ें तो ये हो गई। और सिस्टर कंसर्न भारत 24 जो नेशनल चैनल है वो भी आप सब लोगों के प्यार को पाता है निश्चित तौर पे। और जो आज मैं बात कर रहा था कि हम अपने अंग्रेज़ी अखबार की 6ठी वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हमने जो आने वाला साल है ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को डेडिकेट किया है। तो ये आज के दिन और भी प्रासंगिक हो जाता है कि हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं और हम पूरा साल फर्स्ट इंडिया अंग्रेजी न्यूज़पेपर की तरफ से वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे काम करेंगे। तरह तरह की उसमें कार्यक्रम आयोजित होंगे, फील्ड में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे, स्टूडियो में भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। अब जब हम बात करते हैं कि ग्रीन एनर्जी की, तो ये आप सबको मालूम है, यहाँ सारे विज्ञ लोग बैठे हैं, इसी इंडस्ट्री कह लीजिए या इसी कॉन्सेप्ट कह लीजिए, इसी लगन और एक कह सकते हैं कि कमिटमेंट के साथ जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन सबको मालूम है कि एक रिन्यूएबल एनर्जी होती है, सस्टेनेबल एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी जो कि पर्यावरण को बचाती है, पर्यावरण का नुकसान नहीं करती है, प्रदूषण कम करती है। ऐसी एनर्जी को हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं ब्रॉडली। और मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि इस समय भारत में केंद्र में जो सरकार है और जो राजस्थान में राज्य में सरकार है, दोनों ही सरकारों ने ग्रीन एनर्जी के महत्व को समझा है और ग्रीन एनर्जी को प्राथमिकता देते हुए ग्रीन एनर्जी के फील्ड में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर हम देश के स्तर पे बात करें तो जो टारगेट रखा है वो ये रखा है कि 2030 तक 50% ऊर्जा की आवश्यकता ग्रीन एनर्जी के माध्यम से या रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पूरी होनी चाहिए और करीब 500 गीगावाट एनर्जी की क्षमता भारत देश विकसित कर लेगा। ये एक लक्ष्य भारत के स्तर पर रखा है। साथ ही इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ भी काम हो रहा है और 125 गीगावाट ग्रीन एनर्जी में हाइड्रोजन की तरफ से योगदान होगा। ये सब जो संकल्प हैं या ये सब जो प्रावधान है ये केंद्र सरकार के स्तर पे किए गए हैं। भारत में अब तक 210 गीगावाट से अधिक की जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी के मार्फत आती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और भारत में जो सोलर पावर की जो क्षमता है वो करीब करीब 100 गीगावाट की हो चुकी है। विंड एनर्जी 50 गीगावाट की हो चुकी है। और इन सब के ऊपर जो एक नई चीज़ आई है वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर आवास योजना। करीब 1 करोड़ घरों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा और 300 यूनिट फ्री बिजली सभी इन घरों को उपलब्ध होगी। अब हम अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2030 तक जो इसका लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है करीब 125 गीगावाट का। और अभी वर्तमान में राजस्थान में करीब करीब 25 गीगावाट एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है, ग्रीन एनर्जी के माध्यम से आती है। और 2030 तक जो करना चाह रहे हैं वो सोलर के माध्यम से 90 गीगावाट और विंड एनर्जी के माध्यम से 25 गीगावाट और हाइड्रो के माध्यम से 10 गीगावाट एनर्जी को करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी जो राइजिंग राजस्थान हुआ था, राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि है, उसमें ऊर्जा के क्षेत्र में खासतौर पे सोलर को शामिल करते हुए 6.57 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए जिन पे काम चल रहा है। इसके अलावा रिप्स योजना के तहत भी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वगैरह से छूट दी जा रही है, स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जा रही है। कहने का मतलब ये है कि ये विषय आज की तारीख में बहुत प्रासंगिक है। राज्य सरकार इस पे काम कर रही है। और जो पर्यावरण के इश्यूज हमारे सामने हैं, अभी जो हम देखते हैं कि जल्दी मॉनसून आ रहा है, गर्मी के मौसम में बेहद गर्मी पड़ रही है, सर्दी के मौसम में बेसमय सर्दी और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो ये जो पर्यावरण का असंतुलन है, और केवल हमारे देश के स्तर पे नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इस यूनिवर्स के स्तर पे जो पर्यावरण असंतुलन है उसको अगर हमको ठीक करना है, उसको अगर हमको बैलेंस करना है, तो निश्चित तौर पे हमको ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करना होगा और एक कमिटमेंट के साथ काम करना होगा। दिन प्रतिदिन में हमको इसको व्यवहार में लाना होगा, उपयोग में लाना होगा। तो इस सारे भूमिका में, इस सारी पृष्ठभूमि में फर्स्ट इंडिया ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए आज की इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। अभी हम इनॉग्रल सेशन में हैं। उद्घाटन सत्र में हम जो महानुभाव इस फील्ड में अपना दक्षता रखते हैं, अपनी विशेषज्ञता रखते हैं, उनके उद्बोधन सुनेंगे। और फिर इस सत्र के बाद में हम यहाँ पैनल डिस्कशन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ग्रीन एनर्जी में और क्या काम किया जा सकता है और क्या राजस्थान में और देश में निवेश की संभावनाएं हैं और क्या नवाचार इसमें किया जा सकता है। तो गोपाल शर्मा जी, आपके लिए कोई संदेश आया कि आपने निर्जला एकादशी पे व्रत रखा है, यही कहना चाह रहे हैं आप? ईद के साथ निर्जला एकादशी भी त्योहार है, तो निर्जला एकादशी की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो इस पृष्ठभूमि में हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और ग्रीन एनर्जी को मैं समझता हूं आज के कार्यक्रम, आज के कॉन्क्लेव में हम ये एक अच्छे पुरजोर ढंग से इस बात को उठा सकेंगे कि पर्यावरण संतुलन कितना ज़रूरी है, पर्यावरण की रक्षा कितना ज़रूरी है, ग्रीन एनर्जी हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। और उसके बाद हम एक इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भी पेश करेंगे। मैं चाहूँगा मंत्री जी उसको देखेंगे और जो एक निचोड़ या जो इस मंथन के बाद अमृत निकलेगा उसका उपयोग राज्य सरकार कर पाएगी। आप सब यहाँ पधारे, आपने अपना समय निकाला, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पवन सर। बिल्कुल ये एक कॉन्क्लेव के जरिए कोशिश है फर्स्ट इंडिया की कि इस सेक्टर में भी हमें चर्चा करना ज़रूरी है, मंच ज़रूरी है और जब सब एक साथ आएंगे, चर्चा होगी, सुझाव निकलेंगे, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा सर कि जो अमृत निकलेगा वो सभी के लिए हितकर होगा और उसी की कवायद है ये कॉन्क्लेव। चलिए अब मैं बिना देरी किए आगे बढ़ती हूँ क्योंकि हमारे खास मेहमान मंच पर मौजूद है और सभी को हम सुनना चाहेंगे। और मैं शुरुआत करना चाहूँगी डॉक्टर राजेश शर्मा जी से। राजेश शर्मा जी, चेयरमैन RERC जयपुर, सर आप आए और अपना उद्बोधन दें, क्योंकि जब हम खास मेहमानों का जिक्र करते हैं तो एक एक के मेहमान के एक एक शब्द बेहद अनमोल होते हैं, कीमती होते हैं और हम सभी उसे आत्मसात करें, ये हमारी भी कोशिश रहेगी। आदरणीय मंचस्थ अतिथिगण, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, माननीय विधायक सराफ साहब, माननीय विधायक शर्मा जी, माननीय विधायक कैलाश वर्मा साहब, फर्स्ट इंडिया के CEO श्री पवन अरोड़ा जी,
ऊर्जा विभाग के एमडी जो आरवीपीएन हैं उसके डिडेल साहब, उत्पादन निगम के श्री कसेरा साहब, श्रुति जी, सोलर एसोसिएशन के श्री नितिन जी, जिनेंद्र जी, हिरेन जी, उपस्थित सभी मीडिया पर्सनल्स और इस क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य करने वाले सभी उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पवन जी ने ये यज्ञ प्रारंभ किया है, ये वास्तव में अति महत्वपूर्ण है और आज समय की आवश्यकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग का जब आता है कार्बन इमिशन की बात आती है, तो कार्बन इमिशन जब आता है ग्लोबल वार्मिंग चेक करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो कार्बन इमिशन है उसको चेक किया जाए, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा, उसको किस तरीके से हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और खुशी की बात ये है कि आपने थीम भी इस वर्ष का यही रखा है, तो ये बहुत ही प्रासंगिक है और समय की आवश्यकता भी है। आपने जो हमें इस विषय पे बोलने का सौभाग्य दिया, राजस्थान अक्षय ऊर्जा सम्मेलन 2025 में, इस पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बेसिकली ये माना जाता है कि कोई भी दृष्टि से नीति का निर्माण होता है और नीति से क्रियान्वयन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान केवल रेत के महासागर, ऐतिहासिक महलों और सांस्कृतिक गौरव की भूमि नहीं है, यह भारत के एक ऊर्जा परिवर्तन का अग्रदूत भी साबित होगा। राजस्थान राज्य में, जैसा अभी पवन साहब बता रहे थे, कि हमारे पास लगभग 325 जो डेज हैं एक साल में, वो धूप के लिए, पर्याप्त धूप के लिए उपलब्ध रहते हैं, और जो क्षमता है, जैसा बताया पवन जी ने, 426 गीगावाट की हमारे पास क्षमता है, जिसमें से 142 गीगावाट सौर ऊर्जा की है और 284 गीगावाट जो है पवन ऊर्जा की है। तो पवन ऊर्जा और पवन जी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो राष्ट्रीय ऊर्जा मिश्रण की अभी बात चल रही थी, नवीकरण ऊर्जा का योगदान जैसे कंट्री लेवल पे करीब 36% है, और हमारा जो राजस्थान का है वो 50% से अधिक है। आंकड़े ये स्पष्ट करते हैं कि राजस्थान ऊर्जा नवाचार का एक केंद्र बनता जा रहा है। ऊर्जा, जहाँ तक मांग का सवाल है, ये रेगुलरली बढ़ोतरी हो रही है, और जो क्लीन एनर्जी है उसके 3 मेजर स्तंभ होते हैं। एक तो स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, और सतत जीवन शैली और नीतिगत समर्थन। ये तीनों मिलके और इस क्षेत्र में काम करते हैं। और कोई भी तकनीकी नवाचार होता है तो वो बदलाव की एक धुरी के रूप में काम करता है। आज पावर सेक्टर तकनीकी क्रांति से गुजर रहा है। निम्नलिखित जो तकनीकें हैं, मुख्य रूप से उन्नत फोटोवोल्टिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, ऊर्जा भंडारण, DRE सिस्टम, AI आधारित पूर्वानुमान और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली, ब्लॉकचेन, P2P ट्रेडिंग, स्मार्ट चार्जिंग नेटवर्क्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब नए प्रौद्योगिकी जो ऊर्जा क्रांति में अपना सहयोग दे रहे हैं। भारत सरकार का जो लक्ष्य था, पंचामृत लक्ष्य, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया और क्लीन एनर्जी के लिए सोलर जो पॉलिसी है वो 2024 लागू की, जिसमें कि उस जो पंचामृत गोल को अचीव करने के लिए जो 500 गीगावाट का लक्ष्य था, 50 पीपीएन की एमडी नतमल डिटेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। को दूर करने में नजर आती है, लेकिन एक ऐसी कड़ी जो विद्युत को बहुत ही हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, या प्रसारण की कड़ी जो है वो कहीं पे भी मीडिया में या अन्य लोगों की नज़र में उतना आती नहीं है। थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि राजस्थान में 2013 से 18 132-33 के आसपास नए GSS बने थे, और 18 से 23 में मात्र 42 GSS ही संचालित हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ग्रिड सब स्टेशन जो है वो बहुत सारे गांवों को, उद्योगों को कनेक्शन देने में महत्वपूर्ण है। जब इस स्थिति में ये प्रसारण तंत्र राजस्थान का 2023 के बाद मिला, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले 2 बजट में 2024-25 और 25-26 में
130 से भी अधिक जीएसएस की घोषणा की और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि अभी 133 जीएसएस अलग अलग जगह पर क्रिया में चल रहे हैं और 13 दिसंबर 2023 से लेकर वर्तमान तक 30 जीएसएस कमीशन हो चुके हैं अलग अलग श्रेणी के और इस वर्ष में भी जो मार्च 26 में ख़त्म होगा तब तक हम 50 नए जीएसएस चार्ज करेंगे। तो मैं इस डेटा के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के डायरेक्शंस, ऊर्जा मंत्री महोदय की लगातार मॉनिटरिंग और मैं याद भी करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म पे और स्वर्गीय आलोक सर को जो ऊर्जा के सेक्टर में जब जनवरी 24 में उन्होंने पदभार ग्रहण किया तो राजस्थान के ऊर्जा सेक्टर को स्पीड देने, दिशा देने, दशा उसकी सुधारने के लिए हर कदम पे और हर बिजली कंपनी को कैसे ठीक करें उसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया और जो हमें मार्गदर्शन प्रदान किया उसी की बदौलत हम आज इस स्थिति में पहुंच रहे हैं। अगले एक वर्ष में हम लोग अलग अलग स्थानों पर बहुत ही उच्च कैपेसिटी के 232 ट्रांसफार्मर लगा करके 12,000 में MVA से भी अधिक कैपेसिटी को जोड़ेंगे। मैं यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि ग्रीन एनर्जी के विभिन्न टारगेट्स को अचीव करने में हम राजस्थान की प्रसारण टीम भी पूरी ऊर्जा के साथ कार्य कर रही है। आज के इस कार्यक्रम में ग्रीन एनर्जी के टॉपिक को चुना और हमको इनवाइट किया, हम अपनी बात को रख सके, इसलिए मैं फर्स्ट इंडिया टीम का बहुत धन्यवाद दूंगा और शुभकामनाएं भी दूंगा कि इतने महत्वपूर्ण विषयों को आप जनता के समक्ष लाते हैं, हर व्यक्ति को जोड़ पाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया नथमल डिडेल जी। और बिल्कुल ठीक है आपने, वैसे भी कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने काम का प्रचार नहीं करते, उनका काम ही खुद उदाहरण बन जाता है और ऊर्जा क्षेत्र में जिस तरह से काम किया जा रहा है जिसका जिक्र आंकड़ों के जरिए अभी नथमल जी ने कहा, वो कम से कम यही मैसेज दे रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी श्री ओम प्रकाश कसेरा जी को, MD राजस्थान ऊर्जा विकास एंड IT सर्विसेज लिमिटेड जयपुर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ओम प्रकाश जी का। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, जिनके सफल नेतृत्व में जैसा नथमल जी ने बताया कि जो काम 5 साल में हुआ उससे कहीं ज़्यादा काम 1.5 साल में मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने किया है। माननीय विधायक महोदय मालवीय नगर कालीचंद सराफ जी, माननीय विधायक महोदय सिविल लाइंस आदरणीय गोपाल शर्मा जी, माननीय विधायक महोदय बगरू श्री कैलाश वर्मा जी, श्री पवन अरोड़ा जी जो पहले हमारे साथी रहे हुए हैं, हमारे अग्रज रहे हुए हैं और अब उन्होंने साइड चेंज कर ली है और मेरे तो डायरेक्ट बॉस रहे हुए हैं। मैं जब जोधपुर नगर निगम में CEO था तो सर डायरेक्टर लोकल बॉडी थे, तो मैं डायरेक्ट रिपोर्ट करता था सर को और बड़ा ही स्नेह, बड़ा ही मार्गदर्शन हमेशा आपसे मिलता रहा है और वही सफल नेतृत्व की जो क्षमता है इनकी, जो हमने विटनेस की थी उस समय पे रहते हुए, अभी आप सब लोग उसको सानिध्य को पाने के लिए सौभाग्यशाली हैं। श्री राजेश शर्मा जी जो RERC के चेयरमैन हैं और बहुत ही पॉजिटिव रोल आपका रहा है, चाहे वो किसी भी कुसुम स्कीम को अप्रूव करना हो, चाहे नथमल जी ने जो काम किया हो वो इनकी सहमति के बिना हो नहीं सकता, तो उनको प्रोत्साहन देना हो, उसमें आपका हमेशा से सहयोग रहा है। मैडम श्रुति भारद्वाज जी, नितिन जी सोलर एसोसिएशन से और जितेंद्र शेखावत जी जो सीनियर एडिटर हैं फर्स्ट इंडिया के, फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम, समस्त प्रतिभागीगण, सभी को मेरा सादर नमन। बहुत सारी बातें पवन जी ने कह दी, नथमल जी ने कह दी, मेरे पास ज़्यादा कहने के लिए है नहीं। जैसा आप सबको पता है कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश में आज की तारीख में नंबर 1 स्थान पे है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी हम इस गति को बनाए रखेंगे। नथमल जी ने भी याद किया और मैं भी इस मन से आलोक सर को याद करता हूँ कि उनकी ही ये पूरी कार्य योजना थी जिसमें हम एक मशीन के एक पुर्जे के रूप में काम कर रहे थे और उनकी ही ये सोच थी, सपना था, विज़न था, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए उन्होंने बहुत
आगे राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र में जो कार्य किए हैं वो बहुत आगे तक उनकी गूंज जाएगी। 40 जो अभी सौर ऊर्जा है उसमें हम तकरीबन 33 गीगावाट इस मार्च तक कर चुके हैं और उसमें केवल पिछले साल में 8 से 9 गीगावाट की वृद्धि हुई है अकेले एक साल में, जो कि अपने आप में एक मुद्दा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कई बार हमारी सोच में, हमारे क्रियाकलापों में और हमारे डेली यूज़ में इसका महत्व और इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से हमें इसे करना चाहिए। ये पर्टिकुलर जो कॉन्क्लेव है आज फर्स्ट इंडिया के माध्यम से जब ये जन जन में पहुंचेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको जो राइट महत्व और इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए वो हम लोग दे पाएंगे। जब हम पढ़ते थे, इवन आज भी बड़ी भयावह सी स्थिति सामने आती है कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मे बी शायद इस सेंचुरी के एंड में। लेकिन क्या ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास आज हैं जो हम इसको क्रियान्वित कर सकते हैं? और मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ भारत सरकार का, जिन्होंने बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी, ग्रीन पॉलिसी को लेकर इसमें योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू किया। और आभार व्यक्त करते हैं राजस्थान सरकार का, जिसने सर्वप्रथम ग्रीन बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया और हम क्रियान्वयन कर रहे हैं, और जिसका मेन फोकस ये है कि हम 2030 तक 128 गीगावाट जो एनर्जी है उसको रिप्लेस करेंगे विद ग्रीन एनर्जी। दिस इज अ बिग इनिशिएटिव एंड वी शुड रियली अपलॉड फॉर द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अब हम आते हैं हमारी खुद की संस्था RCDF। तो हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हमारे माननीय मंत्री महोदय कोऑपरेशन अमित शाह जी का ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर है जो कि मिल्क रेवोल्यूशन 2.0 में लागू किया गया है। अब आप सोचेंगे कि मिल्क रेवोल्यूशन और एनर्जी सेक्टर कहाँ मिल पा रहे हैं आपस में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिल्क रेवोल्यूशन का जो 2.0 है उसका मेन पिलर है ग्रीन एनर्जी। यानी हमारे जो कलेक्शन सेंटर्स गांव-गांव में हैं, जो DCS हैं, उनको अभी हम लाइट से संचालित करते हैं, लेकिन राइजिंग राजस्थान में हमने ऐसा MOU किया है कि हमारे 10,000 जो DCS हैं वो अब सोलर प्लांट से चलेंगे। नॉट ओनली DCS बल्कि हमारी मिल्क यूनियंस जहाँ पे ये दूध प्रोसेस होता है, ऑलरेडी हमारी 6 मिल्क यूनियंस को हम टोटली सोलर पावर से कवरेज दे चुके हैं, विच इज़ अ माइलस्टोन इन इटसेल्फ। इससे ना हमारी कॉस्ट कटिंग हुई है बल्कि हमारी मार्केट में प्रेजेंस भी बढ़ी है। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि RCDF आज 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ के 10,000 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त कर चुका है और हमने गत 6 महीने में ही 75% प्रॉफिट इंक्रीज किए हैं। इसमें योगदान है हमारी ग्रीन इनिशिएटिव्स का। गांव-गांव में हमारे यहाँ बायोफ्लेक्सी प्लांट लग रहे हैं जो कि त्रिस्तरीय योजना का क्रियान्वयन करता है। एक गोबर है जो एक आम पशुपालक उससे निस्तारण पाने के कई उपाय सोचता है, लेकिन बायोफ्लेक्सी प्लांट्स में उस गोबर का फर्टिलाइजर भी बनेगा, उस गोबर से गैस भी बनेगी और उस गोबर से इंटरनेशनल मार्केट में कार्बन क्रेडिट भी अर्जित किए जाएंगे। इस योजना को सराहते हुए माननीय अमित शाह जी ने ये कहा था कि मैं आज बिल्कुल सरप्राइज्ड हूँ कि किस प्रकार से एक महिला जो कि गांव में सिर्फ गोबर थापने का काम करती थी, आज इंटरनेशनल मार्केट में कार्बन क्रेडिट्स अर्जित कर रही है और आज उनके हाथों से जो प्रथम चेक दिया गया था वो एक माइलस्टोन है हमारी ग्रीन एनर्जी की इस दिशा में। वरिष्ठ विधायक और विधानसभा में अपनी अलग ही छवि रखने वाले श्रीमान कैलाश वर्मा जी, और माना जाता है कि जैसे शाम को कोई काम कर रहे हों और आरती की घंटी बजने लगे तो उसको शुभ माना जाता है, तो हमारे कलेक्टर माननीय श्री जितेंद्र सोनी जी का आगमन कुछ इसी तरह का भाव लिए हुए है। आदरणीय श्रीमान राजेश शर्मा जी, ओम प्रकाश खसेरा जी, नथमल डिडेल जी, श्रुति भारद्वाज जी, सुनील बंसल जी, जिनेंद्र जी
और हमारी बहुत ही लोकप्रिय एंकर श्वेता जी और सभी प्रिय साथियों, भाइयों और बहनों, आज का विषय कितना महत्वपूर्ण है इसी से पता लगाया जा सकता है कि हमारे 4 अधिकारी गणों ने अपने विचार रखे और चारों ने पॉजिटिव ढंग से ये कहा कि हमने 1 साल में वह हासिल किया है जो पहले की तुलना में ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका उल्लेख किया गया है। और पवन अरोड़ा जी, आप तो खुद ही अक्षय ऊर्जा के प्रतीक हैं। उसका कारण है IAS टर्न्ड जर्नलिस्ट। तो ये जो ग्रीन एनर्जी है ये भी टर्न्ड है। तो ऐसे कार्यक्रम के अंदर आपने बुला के सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। 2-3 चीजें खाली इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि जब ग्रीन एनर्जी की अवधारणा नहीं थी तब भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, यानी व्यक्ति अपना उद्धार करे जगत के हित की चिंता करते हुए। अब कितनी ग्रीन एनर्जी की जरूरत है, कब तक ग्रीन एनर्जी की जरूरत है, कितनी हम सह पाएंगे, कितना हम कर पाएंगे, यह एक बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि सृष्टि संभवतया अध बीच में है, तो इसलिए हमको ये लग सकता है कि हम एक परिवर्तन का माध्यम बने हुए हैं। तो जब तक नया विचार नहीं आए, जब तक नया विचार नहीं आए, 3 चीज तो हमने मान ली, सूर्य से मिलने वाला प्रकाश, वायु और जल, ये ग्रीन एनर्जी के जन्मदाता हैं। लेकिन जो मनुष्य के जन्मदाता हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो हो सकता है जब सृष्टि थोड़ी और आगे बढ़ेगी तो हम विश्व तत्व की तरफ बढ़ेंगे कि ये 5 तत्व ग्रीन एनर्जी के माध्यम हैं। एक बात यह है कि एनर्जी तो बढ़ती जाए, लेकिन साथ में उस एनर्जी के लिए जो उपाय होने चाहिए, उस एनर्जी के अंदर कोई बाधा नहीं बने, इसके लिए भी निरंतर अपनी इतनी अद्भुत और लोकप्रिय सरकारें सोच ही रही होंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कमरे में एसी चलता है और उससे निकलने वाली जो हवा है उसकी हमको परवाह नहीं होती। सड़क बनती है, बड़ी से बड़ी होती जाती है, चौड़ी से चौड़ी होती जाती है, और दूसरी तरफ विद्वान लोग, वैज्ञानिक लोग व्याख्या करते हैं कि आने वाले 10-15 वर्षों के अंदर हमारे राजस्थान की 75% आबादी शहरी होगी। अब उस चाहूंगी डॉक्टर कैलाश वर्मा जी को, ऑनरेबल MLA बगरू। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर कैलाश वर्मा जी का। आज के इस भव्य कार्यक्रम में हम सब के बीच में राजस्थान सरकार के ऑनरेबल मिनिस्टर एनर्जी डिपार्टमेंट सामान्य हीरालाल जी नागर साहब, जिनको भी आप लोगों ने सुना अपने चैनल के रूप में, प्रशासनिक सेवा के रूप में, जिस तरीके के नवाचार, मैं भी पवन जी से बात ही कर रहा था, जिस तरीके के नवाचार राजस्थान के अंदर दिए, मेरे को पूरी संतुष्टि है। आगे भी लगता है कि जो फील्ड के अंदर नवाचार उत्पन्न कर सकता है वो आने वाले समय के अंदर, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसमें भी आने वाले समय के अंदर नवाचार कर सकते हैं। ऐसे सामान्य पवन अरोड़ा जी, हमारे राजस्थान विधानसभा के अंदर अभी गोपाल जी बता रहे थे कि अभिभावक जयपुरी नहीं अपितु पूरे राजस्थान के अभिभावक कालीचरण जी, 8 बार जिन्होंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर परचम लहराया और एक मजबूत तरीके से अपनी विधायकी की योजना राजस्थान की उस सदन के अंदर रखा जो सब लोग आने वाले समय के अंदर भी ओतप्रोत हैं और जो युवा पीढ़ी भी इनको देखती है,
ऐसे सामान्य कालीचंद सराफ जी, हम सब के बीच में जिन्होंने एक बहुत मजबूत कड़ी, अभी जब पवन जी बोल रहे थे कहा कि आज ईद है तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, निर्जला एकादशी भी है, और हिंदुत्व के चेहरे के नाम से जाने जाने वाले सामान्य गोपाल शर्मा जी, सामान्य राजेश जी, हमारे नथमल डिडेल साहब, सामान्य ओम प्रकाश कसेरा जी, श्रीमती श्रुति भारद्वाज जी, कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी, जितेंद्र सिंह शेखावत जी, बहुत सारी बातों के बीच में अभी जो बातें यहाँ पे रखी, और एक यूं कहूँ कि फर्स्ट इंडिया ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 एक क्लेव यहाँ पे ज़रूर हो रहा है, मगर जिस तरीके से पूरे ऑल ओवर राजस्थान के अंदर जो मैसेज जाना है, जिस भी सेमिनार को हम सब लोग एक योजनाबद्ध तरीके से, एक अपने मन से देखते हैं, उसके बाद में वो फील्ड के अंदर उतरती है। और ये सही बात है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प को आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर उनकी टीम या एनर्जी के रूप में हमारे जो ऊर्जा मंत्री जी यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी कहा और अभी भी शायद अपने वक्तव्य के अंदर कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है कि आने वाले समय के अंदर 2027 तक हम ऊर्जा के रूप में राजस्थान को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करने का काम करेंगे और दिन के अंदर किसानों को बिजली देने का काम करेंगे। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जिस तरीके से मैंने हर वर्ग के माध्यम से अधिकारियों को भी आप सुना, एक महिला शक्ति के रूप में सुरती जी को भी सुना, कि जिन नवाचारों के रूप में डिटेल साहब बता रहे थे कि हमने बहुत कम समय के अंदर किसी पोजीशन के ऊपर खड़ा होना और सीरियसली किसी काम को अपने मन के अंदर उतारते हुए योजनाबद्ध तरीके से अपनी टीम के माध्यम से उसको आगे तक पहुंचाना, कहीं ना कहीं फर्स्ट इंडिया की टीम ने ये पूरा कर दिया है। और आने वाले समय के अंदर वो जिस तरीके से एक राजनीतिक तौर के ऊपर राजनीति और प्रेस के अंदर जो संवाद करने वाले हमारे साथी भी पूरी, वैसे तो टीम है, ऐश्वर्य जी है, योगेश जी है, दिनेश जी हैं, एक जो तालमेल आप सब लोगों के माध्यम से रखा जाता है, वो भी एक सराहनीय कदम है। मैं यूं कहूं कि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से राजस्थान सरकार की जितनी भी अभिन्न योजनाएं हैं, अक्षय ऊर्जा के रूप में, सौर ऊर्जा के रूप में, ग्रीन एनर्जी के रूप में, और पर्यावरण का भी सुधार होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी मिले और राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी है। अभी जब अधिकारी बता रहे थे कि पिछली सरकार के 5 साल में जितना काम ऊर्जा के क्षेत्र में नहीं हुआ, उतना हमने 1 साल में करके दिखा दिया। इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। अभी 4 साल हमारे पास और हैं, तो निश्चित रूप से इन 4 सालों में बिजली के क्षेत्र में निश्चित रूप से हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जिस इच्छा शक्ति के साथ, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम लोग ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर भी होंगे। और जो घाटा बिजली के क्षेत्र में हम लोग अभी भुगत रहे हैं, धीरे धीरे जिस प्रकार से हमारी कंपनियां लाभ की ओर अग्रसर हो रही है, ये भी आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मैं इस अवसर पर फर्स्ट इंडिया को इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नहीं तो क्या होता है कि जो अखबार चलाते हैं, जो मीडिया का होता है, तो उनका सामाजिक सरोकारों से कोई मतलब नहीं होता, परंतु आपने एक समसामयिक विषय पर इस प्रकार से, और पवन अरोड़ा जी का जहाँ तक सवाल है, मुझे अच्छी तरह याद है कि हाउसिंग बोर्ड जब वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने कहा कि ये घाटे में चल रहा है, इसको बंद करो। पर पवन अरोड़ा जी वहाँ के सीएमडी थे, तो इन्होंने उसको लाभ में परिवर्तित कर दिया। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपने अभी जो फर्स्ट इंडिया और सच में धड़क, अभी तो आपका ये प्रोग्रेस चालू हुई है,
अब इसमें आप क्या क्या नए आयाम स्थापित करोगे, नए क्या क्या नवाचार आप लोग करेंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पवन अरोड़ा जी को मैं बहुत, जगदीश जी को और पवन जी को दोनों को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, क्योंकि जगदीश जी तो मेरे साथ पढ़े हुए कॉमर्स कॉलेज में, वो मेरे से एक साथ सीनियर थे। वो जब M.Com में थे तो मैं B.Com में था। तो जगदीश जी से और पवन जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है। इनकी जिस प्रकार से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये जिस काम को करते हैं और उसमें जो पीछे पड़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इनके कमिटमेंट के साथ निश्चित रूप से आज फर्स्ट इंडिया और चाहे सच बे धड़क और या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें भी निश्चित रूप से हम नए आयाम स्थापित करेंगे और भी नए नए क्षेत्रों में आप लोग कदम रखेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपने इस अवसर पर हमें बुलाया, स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस सामयिक विषय पर जो आज ये कॉन्क्लेव रखी है, इस प्रकार की जो समसामयिक विषय हैं उन पर इसी प्रकार से आप लोग यदि रखेंगे अपने कॉन्क्लेव और या गोष्ठियां रख करके, तो निश्चित रूप से इससे जनता में भी जागरूकता होगी और सरकार पर भी एक अच्छे विचार सरकार के पास भी पहुंचेंगे। आपने जैसा कहा कि हमारे जो आज विशेषज्ञ आए हैं जो मंथन करेंगे और उसमें जो निचोड़ होगा वो हम सरकार को प्रेषित करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत शुक्रिया कालीचरण सराफ जी। अभी जैसे कालीचरण सराफ साहब कह रहे थे कि फर्स्ट इंडिया को और भी चाहिए, तो मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि पिछले हफ्ते ही रविवार को हमने यहाँ पे मिनरल डेवलपमेंट और राजस्थान में मिनरल और माइंस के क्षेत्र में क्या निवेश की संभावनाएं हो सकती हैं, राजस्थान में किस तरह के नवाचार हो रहे हैं, ये कॉन्क्लेव किया था। तो एक सीरीज़ है, हम राज्य सरकार के जो प्रयास हैं और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उनको आम जनता तक लेके जाते हैं और राज्य सरकार को इस तरह का इंटेलिजेंट सपोर्ट देते हैं ताकि जो आम जनता के हित के काम हैं उनको भी जानकारी हो कि उनको क्या लाभ मिल सकता है, और राज्य सरकार भी तभी सफल हो सकती है जबकि उनकी बातें, उनकी नीतियां, उनकी योजनाएं उनके लाभार्थियों तक पहुंचे। धन्यवाद। देखिए, सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम करते हैं आप लोग, मीडिया करते हैं। जनता और सरकार के बीच में मीडिया का काम होता है सेतु का काम, और वो आप बखूबी निभा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया कालीचरण सराफ जी। और जिस तरह से पवन सर ने कहा कि ये तो कड़ी है, लगातार जारी है, हमारी तरफ से भी कोशिश रहती है और यही सहयोग हमें राज्य सरकार से भी मिलता है, इसलिए हर सेक्टर पे हम ये कर पाते हैं। अधिकारी जो कि व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी वो वक्त निकालते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि साझा प्रयास है ये, और इसे हम कामयाबी की ओर आगे लेकर चल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शिबाल मुकुंदाचार्य जी भी शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर। मैं चाहूँगी कि पवन सर अपने बुके भेंट कर स्वागत करें। शिबाल मुकुंदाचार्य जी, ऑनरेबल MLA हवा महल। व्यस्तता थी लेकिन कार्यक्रम क्योंकि अब समापन की ओर है और हम सभी सुनना चाहते हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री हीरालाल नागर जी को, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि बाल मुकुंदाचार्य जी उद्बोधन के लिए आए। सर, 2 शब्द आपसे भी सुनना चाहेंगे इस खास कॉन्क्लेव के लिए। आप वक्त निकालकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलास्तनो हरि। भारत माता की। मैं विलम्ब से आया उसके लिए सर्वप्रथम तो क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। आज फर्स्ट इंडिया की ओर से और आदरणीय पवन जी अरोड़ा, जिनकी एक बहुत अच्छी शुरुआत और पहल हर कार्य क्षेत्र में रहती है, भले वो जैसा भी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा हो, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि समापन की ओर है। सर्वप्रथम उपस्थित हमारे ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल जी नागर, श्री कालीचरण जी सराफ साहब, विधायक महोदय, पूर्व मंत्री,
कैलाश जी वर्मा, गोपाल जी शर्मा, श्रीमती श्रुति भारद्वाज जी, जितेंद्र सोनी जी, जिला कलेक्टर, अन्य सभी अतिथिगण और पवन जी और आए हुए आप सभी सम्माननीय अतिथिगण और इस विषय के जानकार जो इस पर मंथन कर रहे हैं, आप सबका मेरी ओर से अभिनंदन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपने लिए ताली बजा दें एक बार। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फर्स्ट इंडिया को और धन्यवाद है राजस्थान सरकार को, विशेष धन्यवाद हमारी केंद्र सरकार को। राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक बात करने का मेरा स्वभाव और अनुभव भी नहीं है, लेकिन सत्य को कहने में पीछे रहता नहीं। 2014 के बाद में इस ग्रीन एनर्जी पर ऐतिहासिक कार्य हुआ है, परिवर्तन हुआ है और देश में इस पर काम होने लगा है। तभी हम चारों ओर देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा की लाइटें भी है, पैनल भी लग रहे हैं, सब्सिडियां भी मिल रही है और गाड़ियां भी दौड़ रही है और जगह जगह चार्जिंग पॉइंट भी तैयार हो रहे हैं। उसी क्रम में राजस्थान सरकार भी इसको अग्रणी रूप में काम कर रही है इस विषय पर और बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियों को भी देखा होगा पिछले दिनों राइजिंग राजस्थान के द्वारा उनका इसमें कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान चल रहा है आगे की ओर बहुत बड़े रूप में। ऊर्जा मंत्री हमारे इस कार्य को लेकर निरंतर सजग रहते हैं, जिस वजह से ही आप देख लो, आप 2 साल में, नहीं तो पिछले के आपको भी अनुभव पत्रकारों को ज़्यादा है कि बीच का समय 2-3 घंटे कटौती रहती थी, फिर रात को भी कटौती हो जाया करती थी, हाहाकार मचा हुआ था। ये हमारे मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री दोनों के सहयोग से, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग से ये समस्या दूर हुई। लेकिन समस्या फिर भी है, क्योंकि समय अनुरूप हमें अभी सौर ऊर्जा की ओर, ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। इसको आंदोलन के रूप में लेना है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेना है और बहुत बड़े रूप में इसमें काम होना भी और आवश्यक है। आपके सुझाव, आपका मंथन और जिस विषय पर आज ये चर्चा है, मुझे पूर्णतः विश्वास है, जैसा सराफ साहब ने कहा, कातिल साहब का और पवन जी का, आपका और आपकी टीम का, संपूर्ण आपके मीडिया परिवार का, आपका अनुभव हम देखते आ रहे हैं ईटीवी के ज़माने से कि आप लोग जिस प्रोजेक्ट को लेते हैं वो पायलट की तरह ही लेते हैं और आपकी पूरी टीम तब से अब तक आपके साथ जुड़कर वैसे ही काम करती आ रही है और इस पर भी ऐतिहासिक काम होगा, क्योंकि आपने शुरुआत की है। मैं मानता हूँ ये शुरुआत, और आज विशेष दिवस और है, एकादशी आज हमारे वैष्णवों के लिए विशेष उत्सव है, तिथि है, त्यौहार है, व्रत है और ऐसे दिन शुरू किए तो मैं मानता हूँ इसमें भगवान आपकी पूर्णता, आपकी सफलता में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सरकारी भवन हो, रोड लाइट हो या फिर छोटे मोटे कारखाने हों, उन सब में हम लोग कैसे सौर ऊर्जा और पहुंचा पाएं, क्या योजना बनाएं, क्या अभियान चलाएं, क्या किन किन संस्थाओं से किस प्रकार का लाभ सरकार का और गैर सरकारी संस्थाओं का भी लाभ लेकर इसको अधिक से अधिक पहुंचाने का काम कैसे करें। सरकार से अनुरोध रहेगा, एक उपभोक्ता के रूप में, आज सरकार का मैं भी एक अंग हूं, लेकिन एक उपभोक्ता के रूप में मेरा ये अनुरोध रहेगा, इसके ऊपर ऐसा काम किया जाए, ऐसे डिपार्टमेंट और इस प्रकार से टीम बनाई जाए कि कहीं कोई कनेक्शन लेने में या उसे पैनल लेने में या सौर ऊर्जा के लाभ और सब्सिडियां लेने में कहीं कुछ अड़चने हैं, उनको और सरलीकरण करके और हम लोगों तक कैसे पहुंचा पाएं ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ, उसके लिए भी मंथन करने की आवश्यकता है। ओम सूर्याय नमः। आज हम सभी ग्रीन एनर्जी, अक्षय ऊर्जा पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं और इसकी पहल के लिए फर्स्ट इंडिया ने जो प्रयास किए हैं, इस कॉन्क्लेव को आयोजन करने में पवन अरोड़ा जी की जो भूमिका है, मैं आपकी सराहना करता हूं। पूरी पवन अरोड़ा जी की टीम, फर्स्ट इंडिया की टीम की भी सराहना करता हूं कि आज जो फर्स्ट इंडिया राजस्थान में नंबर 1 है, उसमें जगदीश चंद्रा जी हो, पवन जी हो, लेकिन उनके साथ साथ पूरी टीम का जो योगदान है आपके साथ, तो आप में जो विश्वास है वो निश्चित रूप से
उसकी टीम की मेहनत भी बहुत मायने रखती है। हमारे बीच में आज हमारे विधानसभा में सबसे वरिष्ठ हमारे साथी भाई साहब कालीचरण जी सर्राफ, बाल मुकुंदाचार्य जी विधायक हवा महल, कैलाश वर्मा जी विधायक बगरू, गोपाल शर्मा जी विधायक सिविल लाइन, हमारे बीच में डॉक्टर राजेश जी चेयरमैन RERC, जितेंद्र सोनी जी कलेक्टर जयपुर, हमारे नथवल जी MD प्रसारण, ओम कसेरा जी हमारे MD ऊर्जा विकास, श्रीमती श्रुति जी भारद्वाज MD RCDF, नितिन अग्रवाल जी, जितेंद्र शेखावत जी और समस्त यहाँ बैठे हुए ऊर्जा के सभी विशेषज्ञ। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी का जो विषय है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है और आज की आवश्यकता भी है। अभी तक हमारा सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो कोल पर आधारित है, थर्मल के ऊपर आधारित है। और आज भी जिस तरह से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं और अगले आने वाले 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में पूरे देश में राजस्थान बहुत अग्रणीय भूमिका निभाने वाला है। और मैं कहूँगा कि सबसे आगे रहने वाला है। सबसे पहली अगर अग्रणीय भूमिका के साथ पहले स्थान पर रहेगा तो राजस्थान रहेगा। आज हम देखते हैं, मैं कल भी चंडीगढ़ में हमारे पावर मिनिस्टर जो खट्टर साहब थे और उन्होंने पूरे हमारे 10 राज्यों की, उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की जो सम्मेलन किया और पूरा विश्व ये प्रयास कर रहा है कि हम कैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करें। और आने वाले समय में ऐसे प्रोडक्ट जो कार्बन उत्सर्जन की बिजली से बनने वाले हैं उन पर टैक्स लगने वाला है, उन पर पेनल्टी लगने वाली है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान से वो भूमिका निभा सकता है जहां ग्रीन कॉरिडोर भी बने। हम राजस्थान से ऐसे ग्रीन कॉरिडोर बनाएं, हमारे अधिकारी भी यहाँ हैं, चाहे वो हमारी अक्षय ऊर्जा से जुड़े हुए हों, प्रसारण से जुड़े हुए हों। ये कॉरिडोर बनाने का ग्रीन ऊर्जा उसमें कब डालें और उस ग्रीन ऊर्जा से ही जहाँ भी हम पहुँचा रहे हैं वहाँ चाहे वो इंडस्ट्रीज को मिले, चाहे हमारे उत्पादन के जितने भी संयंत्र लगते हों उनमें मिले, लेकिन उसमें कहीं भी थर्मल पावर की ऊर्जा इंजेक्ट ना हो। वो ग्रीन कॉरिडोर होगा और उससे बनने वाले प्रोडक्ट जो है वो सर्टिफाइड होकर के अगर ये सर्टिफिकेशन देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये ग्रीन एनर्जी से बना हुआ है तो उसकी एक अलग वैल्यू है। और आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी से बने हुए प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट होना उसमें कंपलसरी हो जाएगा। कोई इंपोर्ट नहीं करेगा हमारे प्रोडक्ट को जब तक वो ग्रीन से बना हुआ नहीं है। इस तरह की कार्बन उत्सर्जन को कम करने की योजनाएं वैश्विक स्तर पर जो चल रही है और उसमें हमें आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से ग्रीन एनर्जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। कई देश ऐसे हैं जहां पर आज भी अगर बिजली के 1 यूनिट की कीमत अगर 6 रुपये है और वो अगर ग्रीन एनर्जी को उपयोग नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उन पर 10 रुपये से भी ज़्यादा टैक्स लग रहा है। तो 6 रुपये एनर्जी का कॉस्ट आ गया, 10 रुपये टैक्स का कॉस्ट आ गया। इस तरह की योजनाएं विश्व स्तर पर चल रही है और ये हमारे यहाँ भी आने वाली आगे जा करके उसको हम भी अडॉप्ट करने वाले हैं कि हमारे प्रोडक्ट अधिकतर ग्रीन से बने, ग्रीन कॉरिडोर बने।
तो ये सब चीज़ों पर जब आज विचार चल रहा है तो ग्रीन एनर्जी की बहुत भूमिका आगे जाकर के रहने वाली है। अब हमें जो ग्रीन एनर्जी है उसमें चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे वो सूर्य से बनने वाली ऊर्जा हो, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन से बनने वाली हो, या फिर हमारे जो बायोगैस बायोमास से जितने भी और दूसरे सोर्सेज है, या फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट है उनसे बनने वाली हो, तो उसकी कहीं न कहीं कुछ स्टेबिलिटी उतनी नहीं होती जितनी थर्मल की होती है। तो थर्मल का कोई न कोई हमें ऐसा दूसरा सब्स्टिट्यूट लाना है, तो वो उसका सब्स्टिट्यूट आने वाले समय में केवल परमाणु ऊर्जा का होगा, जिसको हमें आगे बढ़ाना होगा। और वो परमाणु ऊर्जा के लिए भी राजस्थान में आज 8 यूनिटें हमारी राउतभाटा में RAPP की चल रही है, 2 यूनिट हमारी माही प्रोजेक्ट बांसवाड़ा में आ रही है। और राउतभाटा में भी कल हमसे पावर मिनिस्टर जी ने पूछा कि हम 2 यूनिट और राजस्थान में लगाना चाहते हैं, वो जगह कहाँ होगी? तो उसके लिए सबसे बेटर साइड वही है जहाँ राणा प्रताप सागर RAPP की और यूनिट वहाँ संभावनाएं हैं। तो मैंने उनको प्रस्ताव दिया है कि आप 2 यूनिट वहाँ लाएंगे, हमारे पास पानी की वहाँ कोई कमी नहीं, और उससे भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। तो थर्मल का रिप्लेसमेंट आने वाले समय में परमाणु ऊर्जा से होने वाला है, जिससे हमें पर्यावरण की क्षति नहीं होगी। और इस पर बहुत बड़े लेवल पर हमारी केंद्र सरकार काम कर रही है, कंपलसरी कर रही है कि हर स्टेट कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए थर्मल की जगह अगर उनके पास सोलर और दूसरे सब्स्टिट्यूट नहीं है तो परमाणु ऊर्जा पर जाए, वो संयंत्र भी लगाएं। तो इस तरह से हम पूरे वैश्विक स्तर पर जो आज आवश्यकता है, हमें इस अक्षय ऊर्जा की, ग्रीन एनर्जी की, उसकी पूर्ति करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है उसको पूरा करने में राजस्थान भी निरंतर प्रयासरत है। और राजस्थान का लक्ष्य मेरे से पहले सभी पवन जी ने बताया, हमारे गोपाल जी ने भी बताया, नथमल जी ने बताया, सब विषय बता चुके हैं कि हमें 2030 तक आज लेके और 125 गीगावाट तक जाना है। तो मैंने कल ही उस हमारी ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में उनसे ऊर्जा मंत्री देश के खट्टर साहब से कहा कि अभी तक आप ने जो लक्ष्य दिया है 125 गीगावाट का, उसके लिए यहाँ से ट्रांसमिशन की जो आवश्यकताएं हैं वो लगभग 36 गीगावाट का ट्रांसमिशन अभी पाइपलाइन में है, या तो पूरा हो गया है, होने वाला है, लेकिन अभी भी 79 गीगावाट की हमें और ट्रांसमिशन की यहाँ से आवश्यकता है। जो पावर यहाँ बनने वाली है, जो प्रोजेक्ट यहाँ लगने वाले हैं, जो MOU यहाँ हुए हैं हमारे राजस्थान में अभी आने वाली इस हमारे जो कार्यक्रम में, वो तो उसका लगभग 26 लाख करोड़ के MOU जो हुए हैं राजस्थान में, उसमें अधिकतर लोग राजस्थान में सोलर लगाना चाहते हैं। और उसकी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से पावर एवोकेशन के लिए ट्रांसमिशन की बड़े स्तर पर हमें ज़रूरत है। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए हम चिंता करेंगे कि कैसे इसको और तेज़ गति से आगे बढ़ाया जाए, ये प्रोजेक्ट रुके नहीं, ताकि हम अपनी ज़रूरत के साथ साथ पूरे देश की आवश्यकताएं पूरे करने में राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय में निभाने वाला है। इसके लिए बहुत आवश्यकता है कि यहाँ ट्रांसमिशन का हमारा जो CTL का है वो भी एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ पूरा हो, और हम अपनी ज़रूरतों के लिए भी ट्रांसमिशन लाइनों को मजबूती दे रहे हैं। उसके लिए आपको हमारे MD डिडेल जी ने बताया कि जहाँ पूर्व के कार्यकाल में केवल 18 से 23 तक 42 GSS बन पाए, हमने लगभग 30 से ज़्यादा GSS तो एक साल में चार्ज कर दिए। लगभग इस साल हम 50 और कर देंगे तो 2 साल में हमारे 80 GSS नए बना देंगे, और लगभग 200 पर हमारी कार्रवाई चल रही है जो नए बनने वाले हैं, आगे बनेंगे। तो ऐसे 200 नए एक ही कार्यकाल में हम बनाने की ओर अग्रसर हैं, जहां वो 42 बना पाए थे। और उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि राजस्थान में कहीं न कहीं कोई हमारे पास पावर है, आज भी कोई कमी नहीं है। पूरी गर्मी में हमने ऐसी व्यवस्था करी कि
हमारे पास ओम कसेरा जी बैठे हुए हैं, इनका यही काम है, कहाँ से खरीदना, कहाँ बेचना, कहाँ से लाना, कहाँ जाना, और इनकी एक प्रबंधन किया हमने, और उसका नतीजा ये रहा कि आज हमारे पास पावर की कमी नहीं है, लेकिन हमें कई हमारे ट्रांसमिशन का ओवरलोड हो रहा है सिस्टम। तो हमने इतने जीएसएस को अपग्रेड किया है, नए जीएसएस पर नए ट्रांसफार्मर लगाए हैं, और आज वहाँ भी हमें उससे राहत मिली है। आज यहाँ हमारा 500 MVA का नया ट्रांसफार्मर जयपुर में भी लगने वाला है, वो शायद आने वाले 1 महीने में इंस्टॉल हो जाएगा। तो जयपुर की जो समस्या है उससे काफ़ी कुछ हमें निजात मिलेगी। लेकिन हम जो लक्ष्य दे रखा है हमें, उस पर आगे बढ़ने में निरंतर हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के नेतृत्व में प्रयास कर रहे हैं। और आप सब देखते होंगे, जब भी हमारे मुख्यमंत्री जी जयपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लगातार वो इस क्षेत्र की चिंता करते हैं कि हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी राजस्थान को मिले, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे प्रोजेक्ट राजस्थान के स्वीकृत हों और उनको हम धरातल पर उतारें। निरंतर वो प्रयास करके और दिल्ली से जयपुर से दिल्ली की हमारी जो दौड़ है वो लगा करके और प्रयास करते हैं, और उसका नतीजा भी हमें मिल रहा है। आने वाले समय में मैंने कल भी हमारे केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह किया कि हमें 5000 मेगावाट की अतिरिक्त बैटरी स्टोरेज के लिए आप हमें VGF देंगे। तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए हम तैयार हैं, आपका प्रस्ताव आ गया है, मुख्यमंत्री जी ने लेटर लिख दिया है, व्यक्तिगत मिले भी हैं, और मैं समझता हूं कि वो जो मिलेगा तो बैटरी स्टोरेज हमारी रात की जो आवश्यकता है, पीक आवर्स की जरूरत है, उसको पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और वो एनर्जी ग्रीन होगी, क्योंकि दिन में हम चार्ज करेंगे सोलर से और रात को उसको डिस्चार्ज होगी, तो ग्रीन एनर्जी बैटरी स्टोरेज का भी बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय में हमारी जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में रहने वाली है। उस और भी हम प्रयासरत हैं। और यही नहीं, पंप स्टोरेज है, उसकी कई साइडें हमने सेलेक्ट करी है, उसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने नीति बनाई है, एकीकृत ऊर्जा नीति बनाई है। पंप स्टोरेज के लिए भी हम आने वाले समय में उसकी भी आगे बढ़ा रहे हैं कि जो पंप स्टोरेज के लिए वो चार्ज होगा वो दिन में सूर्य की बिजली से होगा, और जब हमें पावर की ज़रूरत होगी तब उसको डिस्चार्ज करेंगे, वहाँ से ऊपर से जब पानी छोड़ेंगे तो वो हमें रात के समय मिलेगी। उसमें भी हमें सोलर, हमारी जो थर्मल की डिपेंडेंसी वो भी कम होगी और हमें पीक आवर्स में लाइट मिलेगी। तो इस तरह के कई प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है, हमारे देश की सरकार कर रही है, और लगातार हर राज्यों पर मैंने देखा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ, केंद्र सरकार का दबाव रहता है कि आप ग्रीन ऊर्जा की ओर जाएं, कार्बन उत्सर्जन कम करें। और इसके ऊपर आज जो ये कॉन्क्लेव फर्स्ट इंडिया ने रखा है, निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है, और आने वाले भारत की, हमारे देश की आवश्यकता भी है, जरूरत भी है। हमें इसको जरूरत को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत भी है, और इसको आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका जो आज है वो महत्वपूर्ण। दिन भर आप मंथन करेंगे, यहाँ विशेषज्ञ यहाँ आए हैं, उनमें भी मंथन होगा, और इसको लेकर के जो भी आपके मंथन में से क्रीम निकलेगा वो हमें आप प्रेषित करेंगे, उस पर हम विचार करेंगे कि निश्चित रूप से जो आप बैठे हुए हैं विशेषज्ञ, उसका मंथन से जो हमें रिपोर्ट मिलेगी, हम उस हर अच्छे काम करने के लिए आज राजस्थान में आप देखिए कि ऊर्जा के सेक्टर के कोई ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है जिस पर राजस्थान सरकार काम नहीं कर रही हो। हर प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, हर तरह की नीति पर हम काम कर रहे हैं, तो वो आज उसका लाभ भी हमें मिल रहा है। और आने वाले समय में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी हम लेकर के आएंगे। जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था कि एटॉमिक पावर, इस प्रोजेक्ट को लाने में कम से कम 10 से 12 साल लगते हैं। और हरियाणा के मंत्री जी तो मुझे कल वहाँ बता रहे थे कि साहब 17 साल तो हो गए, वो प्रोजेक्ट जो उनका सैंक्शन हुआ था 17 साल हो गए, और लगभग 10 साल और लगेंगे। एटॉमिक पावर के इतने कोई जो वो क्लियरेंस में लगता है टाइम, उसको धरातल पर उतारने में 10 से 12 साल 11 साल तो उसके निर्माण में लग जाते हैं क्लियरेंस के बाद भी। तो ऐसी प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, उनको भी हाथ में लेकर के आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जो आज हमारे देश की आवश्यकताएं हैं। और मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे विधायक बंधु जो हैं ये बैठे हैं, ये पिछली
गर्मी में जब हमारा विधानसभा चलती थी तो सब लोग एक ही बात कहते थे कि बिजली नहीं आ रही, बिजली कट हो रही है, लोग परेशान हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, लोग किस तरह के भद्दे कमेंट वहाँ उस समय सोशल मीडिया पर डालते हैं जब उनकी लाइट कटती है। इस तरह की पिछली गर्मी में हमने भुगता है। लेकिन इस बार की गर्मी कैसे निकली है वो, और इस बार का रबी का किसानों का सीजन कैसा गया है, ये आपने देखा है कि कहीं वही विधायक जो लड़ने के लिए आते थे अब ये कहने वाले बहुत बहुत धन्यवाद, इस बार जो किसानों को बिजली मिली है वो आज तक कभी नहीं मिली उतनी बेहतर तरीके से बिजली बिना ट्रिपिंग के, और वो भी अधिकतर समय दिन में मिली है। और आज गर्मी को आपने देखा है, पवन जी भी कह रहे थे कि कैसे किया आपने, बोले इतने कम समय में से इतना सुधार किया है कि निश्चित रूप से एक बहुत सबके लिए आश्चर्यजनक है। तो ये इस सुधार में मैं, मेरे से पहले डिडेल जी ने, हमारे ओम कशेरा जी ने भी याद किया, और उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का विजन, उसको धरातल पर उतारने में आलोक जी की मेहनत निश्चित रूप से रही है। स्वर्गीय आलोक जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको याद करके और उनका जो लक्ष्य होता था, उनका जो विजन होता था और काम करने की जो उनको मन में जो ठान लेते थे, तो उसको हर किसी से वो भिड़ करके उस काम को कराने में निश्चित रूप से धरातल पर उतार देते। दिल्ली बोले नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, मैं जाऊंगा बात करूंगा, कैसे नहीं करेगा, ऐसे मतलब उनका एक अलग तरीके का काम कराने का सोच था। और ये उसका निश्चित रूप से राजस्थान को कई प्रोजेक्ट वो लेकर के आए यहाँ। मैं पहली बार आपको बताऊं कि बैटरी स्टोरेज के लिए खट्टर साहब से मिला था, तो हमने 1000 की बात करी थी उनसे कि हमने VGF दे दें। उनके पहले RK शर्मा जी, RK सिंह जी थे, हाँ उनकी, तो उन्होंने कहा बोले 1000 थोड़ी मिल सकता है जी, 500 तक मिल जाएगा, आप देख लेना, हम कोशिश करेंगे। लेकिन हमने लगातार प्रयास किया। तो आलोक जी ने कहा 1000 क्यों नहीं, हम तो 2000 लेंगे, बोले इनसे, बोले देना पड़ेगा इनको, आप चिंता मत करो, अपन चलेंगे साथ। हम साथ गए बाद में, तो 2000 का VGF हमें मिला। बैटरी स्टोरेज के उन प्रोजेक्टों को हम आज लगा रहे हैं। 1000 के हमने टेंडर कर लिए, 1000 की प्रक्रिया है, 5000 का फिर मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये सब उन्होंने, मतलब उनके केंद्र में वो कई वहाँ रहे, ऊर्जा के क्षेत्र में उनके संपर्क रहे। तो आज निश्चित रूप से हम, हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनको हमने ऊर्जा के क्षेत्र में जो विशेषज्ञता थी वो, उसका लाभ इस 1.5 साल में, 1.25 साल में इस विभाग को मिला है। और मैं ईश्वर से इस कनक्लेव में यही प्रार्थना करता हूँ कि आलोक जी को वो अपने चरणों में स्थान दे, और उन्होंने जो मेहनत करी है, जो परिश्रम किया है, हम उसके परिश्रम को आगे बढ़ाएंगे ताकि ये राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा के उत्पादन में राज्य बने और देश में योगदान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने कहा, स्वर्गीय श्री आलोक की भूमिका को सभी लोग बहुत ही दिल से याद कर रहे हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं। तो अभी कार्यक्रम की अगली कड़ी में जब ये अवार्ड सेरेमनी हो जाएगी, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्वेता सबको 2 मिनट के मौन के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप हम इस कार्यक्रम में और सार्थक हो जाएंगे, उनके लिए हम मौन रखेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हीरालाल नागर जी, क्योंकि जिस तरह से आपने मेहनत होनी चाहिए और वो इसे आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है। हमारे नेक्स्ट अवार्ड है अचीवर्स ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये अवार्ड जाता है सरस राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को। और मैं चाहूंगी श्रुति भारद्वाज जी MD RCDF ये अवार्ड ग्रहण करें, क्योंकि जिस तरह से श्रुति जी ने भी जिक्र किया कि कैसे नया कीर्तिमान स्थापित किया है इस बार सरस ने, वो भी ग्रीन एनर्जी के मैक्सिमम इस्तेमाल से, उसके सहयोग से, और जो उदाहरण भी बना है ग्रीन एनर्जी किस तरह से बहुआयामी है और कैसे फायदेमंद है दूसरे क्षेत्रों के लिए भी। हमारा नेक्स्ट अवार्ड है एक्सीलेंस इन ग्रांटिंग लोन्स फॉर रूफटॉप्स, और यह अवार्ड जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भूमिका बेहद अहम है SBI की भी। मिस्टर राकेश चौहान जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। असिस्टेंट जनरल मैनेजर मिस्टर राकेश चौहान जी इस अवार्ड को ग्रहण करें। अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ग्रांटिंग लोन्स फॉर रूफटॉप्स,
क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है, बजट में इसका प्रावधान है और हर तरह से मदद की जा रही है, लेकिन इसमें सहयोग एसबीआई का भी है इसे आगे ले जाने में। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अवार्ड है बेहतर काम के लिए, सहयोग के लिए। हमारा नेक्स्ट अवार्ड है एज डेवलपर एंड ईपीसी कंपनी ऑफ द ईयर इन रिन्यूएबल सेक्टर, और ये अवार्ड जाता है रेस पावर इंफ्रा को। मैं चाहूंगी मंच पर मिस्टर केतन मेहता जी, मिस्टर पवन शर्मा जी, आप दोनों संयुक्त रूप से आए और इस अवार्ड को ग्रहण करें। मिस्टर केतन मेहता जी, मिस्टर पवन शर्मा जी, ठीक है, उनकी गैर मौजूदगी है और मैं चाहूंगी कि रिप्रेजेंटेटिव उनका ये अवार्ड ले, क्योंकि बेहद खास ये अवार्ड रेस पावर इंफ्रा को जाता है। नेक्स्ट अवार्ड की कैटेगरी में अवार्ड है एक्सीलेंस इन सोलर पावर डेवलपमेंट, और ये अवार्ड जाता है सोलर पावर 91। मैं चाहूंगी मिस्टर प्रतीक अग्रवाल जी मंच पर आए, एमडी सोलर पावर डेवलपर, और इस अवार्ड को ग्रहण करें। लिमिटेड कैटेगरी है, लेकिन ये दर्शाती है कि किस तरह से इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर काम किया जा रहा है, और इसमें सोलर पावर 91 का भी बेहद अहम योगदान। और इस अवार्ड सेरेमनी में लास्ट बट नॉट द लीस्ट अवार्ड फॉर वैल्यूएबल सपोर्ट इन इवेंट, और यह अवार्ड है राजस्थान सोलर एसोसिएशन को जाता है। मैं चाहूंगी मिस्टर नितिन अग्रवाल सीईओ मंच पर आए। नितिन अग्रवाल जी इस अवार्ड को ग्रहण करें। आरएसए का अहम रोल और बेहद अहम सपोर्ट रहा है ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव को सफल बनाने में, और इस सहयोग के लिए, इस अवार्ड के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूंगी कि आप सभी अतिथि अपना स्थान ग्रहण करिए, क्योंकि कुछ अहम सेक्टर्स थे और ये कार्यक्रम हमारा समापन की ओर है। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा था कि यहाँ पर पैनल डिस्कशन भी होगा, जहां पर हम बात करेंगे पावरिंग द फ्यूचर, एक्सेलरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन एंड बिल्डिंग अ कॉम्पिटिटिव सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पर, और इस पर बातचीत करेंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा और हमारे सभी के जहन में उनको हमेशा जिंदा रखेगा, उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे जिस तरह से बेहतर काम हो रहा है। और मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और 2 मिनट का मौन रखें, श्रद्धांजलि आलोक जी के लिए हम सब की तरफ से। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम सभी आलोक जी को, जो हमारे जहन में हमेशा रहेंगे और उनके कामों से हम हमेशा उन्हें याद भी करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं चाहूँगी आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि हमारे अतिथि ज़रूर यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, लेकिन आप सभी मौजूद यहाँ पर जो गणमान्य है वो उपस्थिति अपनी दर्ज करा। मैं चाहूँगी मंच पर पैनल डिस्कशन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी दीपांशु जी को, डायरेक्टर दिवाकर रिन्यूएबल एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। वैभव रुंगटा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, सीबीओ रेज इंफ्रा। श्री मनोज गुप्ता जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान सोलर एसोसिएशन। श्री राकेश चौहान जी, एजीएम एसबीआई जयपुर।